साल 1976 इमरजेंसी का दौर था और उत्तर प्रदेश की एक जेल में 2 राजनीतिक कैदी बंद थे। एक तत्कालीन जनसंघ के वरिष्ठ नेता थे और एक युवा नेता। बुजुर्ग नेता नौजवान का हाथ देख रहे थे। हाथ दिखाने वाला नौजवान से वरिष्ठ नेता ने कहा, बेटा तुम एक दिन बहुत बड़े नेता बनोगे। नौजवान हंसने लगा। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 25 साल रही होगी। लेकिन दशकों बाद बुजुर्ग नेता रामप्रकाश गुप्ता की बात सच हुई। रामप्रकाश गुप्ता हटाए गए तभी राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम बने, फिर बीजेपी के अध्यक्ष बने, देश के गृह मंत्री बने, आज देश के वो रक्षा मंत्री हैं। आज कहानी राजनाथ सिंह की। किसान का बेटा हूं तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं करते। 1.5 साल के लिए शिक्षा मंत्री बना था मैं, और उसमें मैंने फैसला किया मैं किसी को भी नकल करने की अथवा किसी गलत रास्ते पर जाने की इजाजत नागरिकों को नहीं दूंगा। राजनाथ सिंह का व्यक्तिगत प्रश्न है। राजनाथ सिंह यदि राजनीति कर रहे हैं तो देश के लिए राजनीति कर रहे हैं। वहां की 76% पॉपुलेशन ने यह कहा था राजनाथ सिंह हमारे सांसद होने चाहिए। इस बार नरेंद्र भाई को प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट घोषित किया है। चौची के लोगों से बहुत पुराना रिश्ता है। लखनऊ में बहुत लंबे समय से मैं रह रहा हूं। महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। अब हमारे देश की जनता कांग्रेस को समाप्त कर देने पर पूरी तरह से आमादा है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटाया। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कम बोलते हैं लेकिन बहुत मजबूती से काम करते हैं। भारत हमारा अब कमजोर भारत नहीं रहा। रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह सिर्फ एक अनुभवी राजनेता नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा नीति के मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। उनकी कार्यशैली, निर्णय क्षमता और भारत की सुरक्षा को लेकर उनका नजरिया उन्हें एक शानदार रक्षा मंत्री बनाता है। रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने तमाम कीर्तिमान स्थापित किए। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, दुनिया भी मानने लगी है। एलएसी पर किसी भी एक तरफा कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और गलवान में भारतीय सेना ने यही किया। पीएलए के सैनिकों का मुकाबला करते हुए उन्हें पीछे जाने पर मजबूर किया। भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। भारत किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन भारत के ऊपर तो कोई आक्रमण करने की कोशिश करता है, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। एक ऐसा नेता जो आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन वक्त आने पर गरजता भी है। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। एक ऐसा नेता जो बोलता है तो सोच समझकर नपातुला बोलता है, मगर जब बोलता है तो दुश्मन देश सन्न हो जाते हैं। नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार
दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। एक ऐसा नेता जिसने आत्मनिर्भर भारत को सिर्फ नारा नहीं दिया, रक्षा नीति की रीढ़ बना दिया। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। एक ऐसा नेता जिसने देश की रक्षा कंपनियों को खरीदार से निर्माता बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे और राजनाथ सिंह बतौर रक्षा मंत्री पहली बार शपथ ले रहे थे। 31 मई 2019 को राजनाथ सिंह ने भारत के रक्षा मंत्री के तौर पर शपथ ली। तब देश कई सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा था। चीन की घुसपैठ, पाकिस्तान की साजिशें और बदलते वैश्विक समीकरण। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच राजनाथ सिंह एक ठोस और संतुलित नेतृत्व के प्रतीक बनकर उभरे। भारत आजाद हुआ था तो भारत में एक सुई का भी निर्माण नहीं होता था। आज 2022 में हम INS विक्रांत जैसे भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर रहे हैं। आज के कुछ साल पहले कोई इसकी कल्पना भी नहीं करता था। केवल US, UK, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और जापान और भारत ये 7वां देश बन गया है जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर सकता है। हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का भी काम ये प्रारंभ हो गया है। 6 साल के राजनाथ सिंह के कार्यकाल में LOC पर पाकिस्तान और LAC पर चीन की हर नापाक हरकत का जवाब राजनाथ सिंह की नीति में नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो रक्षा नीति तैयार की उसमें उनका अहम रोल रहा। अग्निवीर योजना से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर फैसले में उनका संतुलन और साहस दिखा। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले जैसा आप चाहते हैं वैसा अब होकर रहेगा से लेकर 4 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं। आमतौर पर शांत, संतुलित और नपातुला बोलने वाले राजनाथ सिंह ने बीते कुछ दिनों में जिस आक्रामक और दृढ़ रूप में पाकिस्तान पर प्रहार किया है उसने सबको हैरान भी किया और प्रेरित भी। ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी की सोच रही, राजनाथ सिंह उसके विश्वसनीय साथी साबित हुए। साथियों, भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। ये एक ऐसा मिशन रहा जिसमें पाकिस्तान को स्वदेशी हथियारों से करारा जवाब दिया गया। भारत ने इस ऑपरेशन में मेड इन इंडिया मिसाइल, ड्रोन और आर्टिलरी का इस्तेमाल किया। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। पाकिस्तान की तरह चीन भी सीमा पर आज से 5 साल पहले घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। 2020 के जून में लद्दाख की गलवान घाटी में जो झड़प हुई उसने देश को हिलाकर रख दिया। भारत ने 20 जवानों को खो दिया था।
देश स्तब्ध था, दुखी था और आक्रोशित भी। लेकिन इस बार सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं आई, इस बार देश ने देखा नया भारत और नई नीति। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है सभापति महोदय, और हमारे जवान किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और इस बार भी सीमा पर हमारे वीरों ने किसी भी प्रकार की आक्रामकता दिखाने के बजाय धैर्य और साहस का परिचय दिया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि साहसे खलु स्त्री वसति, यानी साहस में ही विजय स्त्री का निवास होता है। और हमारे सैनिक तो साहस के साथ साथ संयम, शक्ति, शौर्य और पराक्रम की जीती जागती प्रतिमूर्ति है सभापति महोदय। ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये भारत की बदली हुई नीति का ऐलान था। जवाब सिर्फ जुबानी नहीं, जमीनी भी था। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति के साथ राजनाथ सिंह ने युद्ध नीति को आगे बढ़ाया। एलएसी पर हथियारों के इस्तेमाल की पुरानी पाबंदियां हटाई गई, पूर्वी लद्दाख में जवानों की तैनाती बढ़ाई गई, एयरफोर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। और फिर जब फ्रांस से राफेल भारत आया तो दुनिया ने देखा राफेल लड़ाकू विमान को लद्दाख की वादियों में गरजते हुए। राजनाथ सिंह ने सिर्फ चीन को सैन्य मोर्चे पर जवाब नहीं दिया, बल्कि कूटनीति के जरिए भी चीन को घेरा। सीमा पर 18 दौर की बातचीत के बावजूद जब चीन पीछे नहीं हटा, तब भी भारत पीछे नहीं हटा। और इसी दौरान रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती इलाकों में तेजी से निर्माण कार्य शुरू करवाए। सड़कों, पुलों, हेलीपैड्स और सुरंगों का निर्माण तेज हुआ। कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी सीमा पर प्रारंभ की है, जिनसे बॉर्डर एरियाज में उनके डिप्लॉयमेंट की क्षमता भी बढ़ी है। इसके जवाब में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट को बढ़ाया है, जो पहले से लगभग 2 गुना से अधिक है। इसके फलस्वरूप बॉर्डर एरियाज में काफी रोड्स और ब्रिजेस भी बनाए गए हैं। इससे न केवल लोकल पॉपुलेशन को जरूरी कनेक्टिविटी ही मिली है, बल्कि हमारी आर्म फोर्सेस को बेहतर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिला है। इसके कारण वे बॉर्डर एरियाज में अधिक अलर्ट रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बेहतर जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच ही भारत ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। 2022 में 36 राफेल विमान भारत को मिले। फ्रांस के सहयोग से भारत में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण शुरू हुआ। भारत ने रूस से 2022 में S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा। रूस से 2024 में वोरोनोज रडार सिस्टम खरीदा। अमेरिका से 2021 में रोमियो हेलीकॉप्टर्स खरीदा। अमेरिका से ही 22 प्रीडेटर ड्रोन का करार हुआ। इजराइल से बराकेट सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली प्राप्त की। राजनाथ सिंह इस बात को समझ चुके थे कि अगर रक्षा के क्षेत्र में दुनिया के नक्शे पर आना है तो आत्मनिर्भर भारत के सपने को मिशन बनाना होगा। और उसके बाद ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि रणनीति बन गया। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने में रक्षा मंत्रालय ने बड़ी भूमिका निभाई। रक्षा मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह ने सबसे पहले ध्यान दिया रक्षा उत्पादन और आयात पर। यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया। राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिजेनाइजेशन लिस्ट बनाई, जिसके बाद यह तय किया गया कि 500 से ज्यादा उपकरणों को भारत खुद बनाएगा। 2014 में रक्षा निर्यात सिर्फ 1500 करोड़ था, लेकिन 2023 में यह बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए का हो गया। राजनाथ सिंह ने देश के कई शहरों में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नींव रखी। निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को रक्षा उत्पादन से जोड़ा गया। अब सेनाएं भारत में बने हथियारों को प्राथमिकता दे रही है।
HAL का तेजस विमान हो या फिर DRDO की मिसाइलें, सब कुछ भारत में ही तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजनाथ सिंह ने सिर्फ आधुनिक हथियार की खरीद या आत्मनिर्भरता की बात नहीं की, बल्कि उनकी हर योजना को सटीक तरह से सच्चाई में बदला। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करना। भारत में पहले सेना, नौसेना और वायुसेना अलग अलग ऑपरेशन प्लान करते थे। हर फोर्स का कमांड और लॉजिस्टिक सिस्टम अलग था, लेकिन अब वक्त था संयुक्तता का, और यहीं से शुरुआत हुई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रोल को समझने की। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि लगातार ये जो आतंक के जो लीडर होते हैं, आतंकवादी लीडरशिप जो होती है, उनको चुन चुन के समाप्त किया जाए। क्योंकि अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो उससे रिक्रूटमेंट की कार्रवाई में कमी आती है, जो कि हमारा मेन एम होता है कि रिक्रूटमेंट को बढ़ावा ना मिले। रिक्रूटमेंट को बढ़ावा मिलता है थ्रू टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है थ्रू रिक्रूटमेंट, और ये हमारी कोशिश रहती है कि ये ना होने पाए। सेनाएं सिर्फ युद्ध नहीं लड़ती, वो भविष्य भी गढ़ती हैं, और अगर भविष्य बदलना है तो सोच भी बदलनी होगी। यही सोच लेकर आई रक्षा मंत्रालय की अग्निवीर योजना, एक ऐसा फैसला जिसे लेकर विरोध भी हुआ और समर्थन भी। लेकिन इस बदलाव के पीछे जो हिम्मत थी, उसका नाम था राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का कार्यकाल सिर्फ योजनाओं का नहीं, उनके सफल क्रियान्वयन का भी है। उन्होंने सिविल और मिलिट्री के बीच विश्वास की एक मजबूत डोर बुनी है, जिससे हर सैन्य निर्णय को राजनीतिक मजबूती मिलती है। रक्षा मंत्री बनने से पहले गृह मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह ने अपनी भूमिका निभाई थी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जब गृह मंत्री बनाए गए तो आतंकवाद से निपटने में उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। राजनाथ सिंह तब एक ऐसे गृह मंत्री बनकर सामने आए जिनकी मौजूदगी में देश ने आंतरिक सुरक्षा में कई बड़े बदलाव देखे। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा न सिर्फ मजबूत हुई, बल्कि कई ऐतिहासिक फैसलों की भी नींव रखी गई। इस जीत के साथ ही यह भी तय हो गया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन गृह मंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल था। धैर्य और संयम का परिचय है, टॉलरेंस बनाकर रखनी चाहिए, और हमारे देश में वायलेंस का कहीं पर कोई स्थान नहीं है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक राजनाथ सिंह को देश का गृह मंत्री नियुक्त किया। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। ये कार्यभार आसान नहीं था। देश के सामने कश्मीर घाटी में अशांति, घुसपैठ, नक्सलवाद और आंतरिक आतंकवाद जैसी कई चुनौतियां थीं। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और राजनाथ सिंह के गृह मंत्री रहते कश्मीर नीति में ठोस बदलाव नजर आया। अलगाववादियों से सख्ती से निपटने का रुख अपनाया गया। पत्थरबाजी पर सीधे एक्शन की शुरुआत हुई। कश्मीर में NGO की फंडिंग की जांच शुरू हुई। सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया गया। राजनाथ सिंह ने नक्सलवाद के खिलाफ भी एक सुनियोजित ऑपरेशन शुरू कराया। मोटरसाइकिल पर सवार होकर राजनाथ सिंह नक्सलियों के गढ़ में पहुंच गए थे। ये इशारा था कि नक्सलियों का खौफ अब खत्म होने वाला है। सुरक्षा बलों की तैनाती, सड़क और संचार नेटवर्क का विस्तार और लोकल इंटेलिजेंस पर जोर, ये सब रणनीति का हिस्सा थे। राजनाथ जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कम बोलते हैं
लेकिन बहुत मजबूती से काम करते हैं। राजनाथ सिंह के कार्यकाल में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल हुआ। 2016 का उरी आतंकी हमला और उसके जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक, इन सब में गृह मंत्रालय की अहम भूमिका थी। राजनाथ सिंह ने उस दौरान सेना और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय को प्राथमिकता दी। सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो एक संकेत तो हम लोगों ने दे ही दिया था कि भारत केवल भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर जाकर भी लोगों को मार सकता है, अपने दुश्मनों को, आतंकवादियों को। यह मैसेज हम लोगों ने उस समय दे दिया था। राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया। बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट, बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स और उन्नत निगरानी प्रणाली के जरिए भारत पाक और भारत बांग्लादेश सीमा पर निगरानी और सख्ती बढ़ी। राजनाथ सिंह सिर्फ सख्त नहीं थे, संवेदनशील भी थे। उन्होंने असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में शांति वार्ता और समझौते की पहल को बल दिया। असहिष्णुता पर फैल रहे बवाल को भी मोदी सरकार के नेतृत्व में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही समेटा। हर चीज के लिए प्रधानमंत्री बोलेगा। ये विभाग और मंत्रालय क्यों बने हैं? हर चीज के लिए प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाएगा। हर मंत्रालय के संबंध में बराबर प्रधानमंत्री जवाब देगा, ये कहां का? और दूसरी चीज, बात को ध्यान रखना चाहिए, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है। बार बार संस्था पर भी चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। संस्था के प्रति एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यदि हम इस देश में पैदा कर देंगे और संस्थाओं को हम तोड़ देंगे, तो जिस दिन देश की संस्थाएं टूट जाएंगी, उस दिन देश को टूटने से भी दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है, समझना चाहिए। राजनाथ सिंह ने न सिर्फ बंदूक से बल्कि बुद्धिमत्ता से गृह मंत्रालय को चलाया। जहां जरूरत थी वहां सख्ती दिखाई और जहां जरूरत थी वहां संवाद। उनके कार्यकाल में भारत की आंतरिक सुरक्षा न सिर्फ मजबूत हुई बल्कि आत्मविश्वास से भी भर गई। राजनाथ सिंह जब युवा थे तब उन्होंने पहला सपना सेना में जाने का देखा था। इसके लिए बकायदा इम्तिहान दिया। संयोग देखिए कि सेना में जाने की इच्छा रखने वाले राजनाथ सिंह आज देश के रक्षा मंत्री हैं। दरअसल राजनाथ सिंह का पूरा राजनीतिक करियर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो बिना ज्यादा शोर किए इतिहास की धारा बदल देते हैं। राजनाथ सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनकी जुबान में संयम है पर इरादों में लोहा। यह है राजनाथ सिंह का चंदौली जिले का गांव भभौरा। इसी घर में 10 जुलाई 1951 को उनका जन्म हुआ। मिर्जापुर और वाराणसी के बीच का ये इलाका है। शुरुआती शिक्षा गांव के इसी स्कूल में हुई और फिर चकिया के आदित्य इंटर कॉलेज से इंटर तक की पढ़ाई। आपस में खेल रहे थे, एक हमारे यहाँ प्रमुख जी थे, उनके लड़के का नाम कमला सिंह था। ये लोग जो है कमला सिंह के घर में जो है रस्सी, बाल्टी डोरी से उसमें पानी पिया जाता था, रस्सी फंसा दिए थे, उसका दाग पड़ गया। उसमें उनके पिताजी आए तो जो है उनको जो है मास्टर लोगों को ट्रांसफर करा दिए। हर चीज में वो फर्स्ट क्लास थे, तो एक चीज में नहीं। कौन सा खेल पसंद था उनको? अरे तो हर खेल, वो तो पढ़ने वाले थे, हर खेल उनको पसंद था। समय जब मिलता था तो फील्ड में जैसे रिसर्च होता था, घंटी खाली होती थी उस समय। 13 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए। संघ की शाखाओं में जाकर अनुशासन, सेवा और राष्ट्रवाद का पाठ सीखा, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करते रहे। इंटर की पढ़ाई के बाद आगे की शिक्षा के लिए राजनाथ सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय चले गए। भौतिक विज्ञान में एमएससी की और साथ साथ एबीवीपी से भी जुड़ गए। पढ़ाई खत्म होने के बाद भौतिक विज्ञान के लेक्चरर बन गए, लेकिन 1975 में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने सरकार का खुला विरोध किया और जेल चले गए। 18 महीने तक राजनाथ सिंह जेल में ही रहे। जेल में ही राम प्रकाश गुप्ता ने उनका हाथ देखकर कहा था कि वो भविष्य में बहुत बड़े नेता बनेंगे। 1971 में इंदिरा गांधी का दौर था। इंदिरा जी का
भाषण लगा हुआ था विश्वविद्यालय कैंपस में। एक तरफ विश्वविद्यालय कैंपस, एक तरफ हम लोग का हॉस्टल था और झंडा दिखाने वाला, काला झंडा दिखाने वाला कोई नहीं था। सारे नेता या तो अंदर थे या अंडरग्राउंड थे। राजनाथ सिंह वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के ठीक मंच के नीचे वो काला झंडा दिखाकर ये कहने में सफल हुए कि इंदिरा गांधी वापस जाओ, इंदिरा गांधी वापस जाओ। उसके बाद बड़ी मार पड़ी राजनाथ सिंह। पीएसी वाले कंबल उड़ा के, जिस कंबल के लट्ठे में छिपे थे मंच के नीचे रखे, तो वहीं पर सब कि उड़ने के लिए लट्ठे के पीछे में जाके एक लट्ठा भर के को बैठे थे। बड़ी मार मारे। 1977 में जनता पार्टी की लहर में राजनाथ सिंह विधायक बन गए। जनता पार्टी सरकार 2.5 साल भी नहीं चल पाई और 1980 में जब बीजेपी बनी तो राजनाथ सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली। उन्होंने पार्टी को खड़ा करने का बीड़ा उठाया। कि बहुत ही मतलब संघर्षशील व्यक्ति हैं और ईमानदारी था उनके चरित्र में बचपन से ही था। ऐसा नहीं था कि हम लोग उस परिवार के थे जहां आर्थिक सहयोग बहुत ज़्यादा था, कुछ नहीं था। यहाँ आते थे मतलब गाड़ी में तेल भी नहीं रहता था, लेकिन कभी भी अपने आचरण को से उन्होंने कभी गंदा काम नहीं किया और वही सीख आज भी हम लोगों को देते रहते हैं। एक दूसरी पार्टी का नेता, छल नेता, जिसको पीएससी वाले बुरी तरह मार रहे थे कटरा थाने के सामने, और उसको राजनाथ सिंह और उनके साथ उनके राजनीतिक गुरु आशाराम यादव, ये उस समय के विधायक थे जब विधानसभा में 42 दिए जलते थे। उन लोगों ने उसको बचा में राजनाथ सिंह। तो ये सब उनके में इतना लिबरल और मिलनसार रहते थे, सबके यहाँ खुद मिलने के लिए जाते थे। ये नहीं सोचते थे हमारे यहाँ कोई आके राजनीति करे। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई के जिस अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने ये भविष्यवाणी की थी, उसी अधिवेशन में अटल जी ने राजनाथ को मिर्जापुर का अध्यक्ष बना दिया था। बम्बई का आना जाना 150 जाना 150 आना, 300 हिसाब से हमने 70 लड़कों को और 70 उधर से टिकट करा बम्बई गए। बांद्रा में वहाँ समुद्र किनारे अधिवेशन शुरू हुआ। तीसरे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन थे। उसी समय अटल जी ने बुलाया रात को, तो तीसरे दिन कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूँ और माननीय राजनाथ जी को मैं आज ही आह्वान कर रहा हूँ कि मिर्जापुर जिले का अध्यक्ष यही रहेंगे, ये राजनाथ सिंह रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर राजनाथ सिंह को 1991 में तब जाना पहचाना गया जब उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल कराया, इतिहास की किताबों में सुधार के आदेश दिए और नकल विरोधी अध्यादेश ले आए। इस कानून के तहत नकल करते हुए पकड़े जाने वाले छात्रों को जेल भेजने का प्रावधान था। 1992 में यूपी बोर्ड के इम्तिहान में ऐसी सख्ती हुई कि 10वीं का नतीजा 14.4% तक सिमट गया। 91 में 40 साल की उम्र थी, मैं उसमें उत्तर प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर बना था। उसमें मास कॉपिंग, सामूहिक नकल का दौर चल रहा था बड़ी तेजी के साथ, और मोर देन 70%, 75%, 80% ऐसे रिजल्ट्स आते थे। 1.5 साल के लिए शिक्षा मंत्री बना था मैं, और उसमें मैंने फैसला किया मैं किसी को भी नकल करने की अथवा किसी गलत रास्ते पर जाने की इजाज़त नागरिकों को नहीं दूंगा। और एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस, नकल विरोधी अध्यादेश उस समय जारी किया था, उसे लागू किया था। नॉन बेलेबल बनाया था आपने। सब कुछ कर डाला था। तो उस समय जाकर 14% परिणाम आए थे। माँ बाप और पार्टी के नेता तो बहुत खुश थे, लेकिन छात्रों का एक बड़ा तबका राजनाथ सिंह के खिलाफ हो गया। नतीजा 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में राजनाथ सिंह बहोना सीट से हार गए। इस बीच अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त नाटक हुए। कभी मुलायम सिंह सीएम बने, कभी मायावती, कभी राष्ट्रपति शासन लगा। इस राजनीतिक नाटकबाजी के बीच राजनाथ सिंह यूपी से दूर हो गए और 1994 में राज्यसभा पहुंच गए। राजनाथ लखनऊ छोड़ना चाहते थे, लेकिन लखनऊ उन्हें नहीं छोड़ना चाहता था।
राजनाथ संघ के भी दुलारे थे और 25 मार्च 1997 को वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। इस बीच उन्होंने अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी दिखाया। जब उनकी कोशिशों से कांग्रेस और बीएसपी में टूट हुई और कहा जाता है कि राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह की सरकार बचाई। 1999 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन यूपी में खराब प्रदर्शन का खामियाजा कल्याण सिंह को भुगतना पड़ा। राम प्रकाश गुप्ता सीएम बनाए गए। उनसे हालात नहीं संभले तो 11 महीने बाद ही राजनाथ सिंह को यूपी का सीएम बनाया गया। उनकी अगुवाई में 2002 में बीजेपी यूपी में कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन वो अटल सरकार में मंत्री बन गए। 2005 में जिन्ना विवाद के बाद आडवाणी का अध्यक्ष पद गया तो राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अब तक के जितने अध्यक्ष हैं सबसे जवान हैं। आपकी राजनीति के ऊपर ज्यादा असर होने वाला है इसके ऊपर। राजनाथ सिंह क्या अपने आप अपनी राजनीति कर रहे हैं या अभी तक भी संघ की राजनीति चल रही है? संघ की राजनाथ सिंह का व्यक्तिगत प्रश्न है। राजनाथ सिंह यदि राजनीति कर रहे हैं तो देश के लिए राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश के लिए राजनीति कर रहे हैं। व्यक्तिगत राजनीति का कोई प्रश्न ही नहीं है। 2009 के चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी पीएम इन वेटिंग ही रह गए और राजनाथ सिंह को भी अध्यक्ष पद से विदा होना पड़ा। लेकिन जिन नितिन गडकरी को उनकी जगह अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम 2013 में पूर्ति ग्रुप के कथित घोटाले में आ गया। राजनाथ सिंह को फिर अध्यक्ष बनाया गया। आप कभी सोचते हैं कि आप प्रधानमंत्री भी बनेंगे? लोभी नहीं हूं। इच्छा है? लोभी नहीं हूं, इतना आप मान लो। मैं लोभी नहीं हूं और मैं यह भी बता दूं, मर्यादाओं का जीवन में कभी अतिक्रमण नहीं करूंगा। कुछ लोग समझते होंगे कि ऐसा होगा। उस समय भी आपको याद होगा 2014 में लोग कहते थे क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। अभी भी कह रहे हैं कि 2019 में अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो सबसे स्वीकार्य चेहरा राजनाथ सिंह का है। उस समय भी लोग इसी प्रकार की अफवाहें फैला रहे थे। मैंने दो टूक शब्दों में कहा था कि एक तो क्लियर मेजॉरिटी हमको मिलेगी, नहीं मिलेगी तब भी लीडर नरेंद्र मोदी होंगे। और आज भी मैं कहना चाहता हूं 2019 के चुनाव के लिए मेजॉरिटी तो मिलेगी, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, लेकिन यदि कल्पना ही करना है, कल्पना मान लो, नहीं भी मिलेगी तो लीडर नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष बनते ही उस हवा को भांप लिया जिसके जरिए देश में नए युग की शुरुआत होनी थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बना दिया। श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस फैसले के बाद कई वरिष्ठ नाराज भी हुए, लेकिन राजनाथ सिंह हवा का रुख भांप चुके थे और एक लिहाज से उन्होंने देश की कहानी में अपनी भूमिका निभा दी थी। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो पहली बार गृहमंत्री बनाए गए। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 2019 में जब दूसरी बार सरकार आई तो रक्षा मंत्री बनाए गए। पीएम मोदी का राजनाथ सिंह पर भरोसा तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भी बना रहा। कहते हैं राजनीति में ना तो दोस्त स्थायी होते हैं, ना ही दुश्मन, और ना ही कोई पद किसी के लिए बंधा होता है। 2000 का साल बदल रहा था और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उथल पुथल मची हुई थी। राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी शिखर पर थी, लेकिन उसके भीतर का संघर्ष बहुत कुछ कह रहा था। लोकसभा चुनाव में जब अटल जी की हार हुई तो यूपी के कल्याण सिंह सरकार पर आंच आई। राम प्रकाश गुप्ता को लाया गया, लेकिन जब राम प्रकाश गुप्ता को हटाया गया तो राजनाथ सिंह सीएम बने। लेकिन राजनाथ सिंह के सीएम बनने की कहानी आसान नहीं थी। लखनऊ से दिल्ली तक लोग इस फैसले से सन्न रह गए थे। साल 1999 यूपी दो महादिग्गजों के टकराव का रणक्षेत्र बन गई। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी आज बहुत ही चैन की नींद सोएंगे, क्योंकि वे पिछले 10 महीने से मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे मुझे हटाने की। उस समय बीजेपी का मतलब ही था अटल बिहारी वाजपेयी, और हिंदू हृदय सम्राट की विराट छवि वाले कल्याण सिंह ऐसे थे जैसे पार्टी की विचारधारा का परिचय पत्र।
लेकिन दोनों के बीच मतभेद भी थे, मनभेद भी था। कल्याण सिंह 6 दिसंबर को जब विवादित ढांचा ढहा तो उसके बाद कल्याण सिंह को ये महसूस होने लगा, और ये बात सच भी है कि पूरे देश में कल्याण सिंह हिंदूवादी बड़े नेता के रूप में उभर के आए, और शायद कल्याण सिंह को इस बात का गलतफहमी या भ्रम हो गया कि वो अटल जी, आडवाणी जी, उस समय के अशोक सिंघल जो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे बड़े नेता थे, राजमाता सिंधिया, इन सबसे ज़्यादा या उनके समकक्ष उनका एक कद बढ़ गया है। कल्याण सिंह को इस बात की शायद गलतफहमी हो गई। कहानी शुरू होती है 1996 से। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में ही गिर चुकी थी। संयुक्त मोर्चा की सरकार भी 5 साल पूरा नहीं कर पाई। देश में मध्यावधि चुनाव हो रहे थे। वाजपेयी लखनऊ से प्रत्याशी थे और कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी तो लखनऊ से चुनाव जीत गए, लेकिन पूरे यूपी में बीजेपी की सूरत बिगड़ गई। उन्नीस सौ 98 के आम चुनावों में बीजेपी ने यूपी से 58 सीटें जीती थी। 1999 के मध्यावधि चुनावों में जीती सिर्फ 29। अटल बिहारी वाजपेयी तो फिर से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। 1999 में 12 नवंबर को कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। कल्याण सिंह की जगह सीएम बने 76 साल के रामप्रकाश गुप्ता। रामप्रकाश गुप्ता जनसंघ के पुराने नेता थे। चौधरी चरण सिंह के समय डिप्टी सीएम रह चुके थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि लगभग 1.5 दशक पहले रामप्रकाश गुप्ता खुद राजनीति से अलग हो चुके थे, लेकिन फिर भी रामप्रकाश गुप्ता सीएम बन गए। कलराज मिश्र, केशरीनाथ त्रिपाठी, विनय कटियार, लालजी टंडन, राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता नजरअंदाज कर दिए गए थे। लेकिन सीधे अटल जी का आदेश था तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जो लोग भी पॉलिटिक्स जानते थे उत्तर प्रदेश को, सबको हैरानी हुई कि ये आदमी कहां से आ गया। ये तब के थे जो करीब 20-25 साल बाद जिनका जीर्णोद्धार एक किस्म से हुआ, तो उनके कामकाज पे इस किस्म की टिप्पणियां या इस किस्म का मुहावरा जोक चलता ही रहा। सीएम की कुर्सी गई, बगावत तेज हो गई। आखिर में 9 दिसंबर 1999 को कल्याण सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। रामप्रकाश गुप्ता सरकार तो चला रहे थे, लेकिन विवाद भी साथ साथ चल रहे थे। तबादले, ट्रांसफर और पोस्टिंग। सीएम बनने के 3 महीनों के अंदर ही 350 से ज्यादा अफसरों के तबादले कर दिए गए। एक डीएम का तो 1 महीने में ही 6 बार तबादला हुआ। 11 महीने में ही रामप्रकाश गुप्ता की कुर्सी चली गई और उसके बाद पार्टी को याद आई राजनाथ सिंह की। उत्तर प्रदेश भाजपा के नेता पद के लिए श्रीमान राजनाथ सिंह का नाम प्रस्तावित करना। राजनाथ सिंह चर्चा में आए थे 1991 के नकल अध्यादेश से। इसमें नकलची विद्यार्थियों को परीक्षा हॉल से गिरफ्तार किया जाता था और जमानत कोर्ट से मिलती थी। नकल का नामो निशान नहीं था। 1993 में चुनाव हुए तो राजनाथ सिंह जरूर हार गए, लेकिन 1996 में फिर प्रदेश अध्यक्ष बनकर लौटे थे। शुद्ध हिंदी और संघ का आशीर्वाद साथ था, इसलिए जैसे ही रामप्रकाश गुप्ता की कुर्सी गई, राजनाथ सिंह सीएम बन गए। राजनाथ सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हटाने का प्रश्न नहीं है। स्वाभाविक है कि अवस्था बहुत अधिक हो चुकी थी। अब उन लोगों ने, मैं तो माननीय रामप्रकाश जी के बारे में तो कह सकता हूँ, उन्होंने मुझसे भी कहा था कि राजनाथ सिंह, अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने में मैं कठिनाई महसूस करता हूँ। और यही इच्छा उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी व्यक्त की थी। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी इसके पहले आदरणीय रामप्रकाश जी गुप्त मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उन्होंने जब ये कहा कि अस्वस्थता के कारण मैं आगे निभा नहीं सकता हूँ, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आप संभालिए। मैं संभाल रहा हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ और फुल डिवोशन के साथ। अस्वस्थता की बात करें, अक्षमता थी या अस्वस्थता थी रामप्रकाश जी की अक्षमता नहीं कही जा सकती। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के टॉपर रहे हैं। राजनीतिक सूझबूझ, उसकी सभी
एक वो उनकी दाद मानते रहे। और इतना ही नहीं बल्कि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी उनकी हमारे उत्तर प्रदेश में मान्यता रही है। और इसके पहले भी जब जब उन्होंने शासन में जिम्मेदारी निभाई है, उन्होंने शासन का बराबर शासन के प्रति लोगों का विश्वास पैदा करने में सदैव सफलता प्राप्त। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, खूब ऐलान किए, इतने की विपक्षी उन्हें घोषणानाथ कहने लगे। किसान पंचायतें शुरू की, धान और गेहूं की अधिक खरीद की स्टेट पॉलिसी बनाई, गन्ना खरीदों को समय पर भुगतान की योजना बनाई, आरक्षण का मुद्दा उठाया, कमेटी बनाई, लेकिन मामला कोर्ट में फंस गया। बड़े पैमाने पर नौकरियों में भर्ती के लिए समूह ग की भर्तियां निकाली, ये मामला भी परवान नहीं चढ़ सका। नतीजा ये हुआ कि 1 साल 131 दिन ही मुख्यमंत्री रह सके और तब तक 2002 में आ गए यूपी के चुनाव। पार्टी के पास तब तक न मंदिर मुद्दा धारदार बचा था, न कल्याण सिंह जैसी छवि वाला चेहरा बचा था। चुनाव के जो नतीजे आए, उन्होंने बीजेपी को जोर का झटका दिया। यूपी के दंगल में राजनाथ सिंह की गाड़ी पटरी से उतर गई।